Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit ECT YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज का हमारा वीडियो है ऑन द शॉर्ट स्टोरी अ क्रॉनिकल ऑफ द पिकॉक्स रिटन बाय इंतजार हुसैन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है जिसमें पिकॉक को एक सिंबल की तरह यूज किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम and like always a brief introduction to the writer. Intizar Hussain was one of the Pakistan's greatest Urdu writers. Now he was born in undivided India. Partition से पहले 1925 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था. Later he migrated to Pakistan during the partition in 1947. Now he was very sensitive and he personally एक्सपीरियंस्ड द ट्रॉमा, जो जबरदस्त दुख और बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी इस पार्टीशन की. एंड दैट इज व्हाई इवन इन हिज राइटिंग्स एंड ऑल काइंड ऑफ जर्नलिज्म, नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी ही हैज वंस अगेन पॉइंटेड आउट, अगेन एंड अगेन पॉइंटेड आउट, बार बार इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है हाउ द थीम ऑफ लॉस, नॉस्टैल्जिया मतलब पुराने समय की यादें, वार एंड ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन, वो इनके लिटरेचर में पाई जाते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टोरी, अ क्रॉनिकल ऑफ द पिकॉक, it is a profound short story. Originally it was written in Urdu and the title of the Urdu original title was More Nama. Now what is chronicle or nama? It is a brief history. एक particular किसी kingdom की हो सकती है, किसी lineage की हो सकती है. तो More Nama is chronicle or the timeline or the history of peacocks. Actually the story examines the devastating, जो बहुत तबाही का एक इम्पैक्ट हुआ है, वार एंड न्यूक्लियर वायलेंस थ्रू द सिंबॉलिक लेंस ऑफ पिकॉक्स डिस्प्लेस्ड बाय इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन राजस्थान पोखरण डेजर्ट इन 1998. 1998 के अंदर पोखरण के अंदर भारत ने अपना एक परमाणु परीक्षण किया था और उसके बाद कुछ न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आई थी दैट हाउ पिकॉक्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स they were totally they were found missing from that locality. वो सब गायब हो गए थे और ये एक छोटा सा न्यूज आइटम it becomes the source of meditation on the situation, on the geopolitical tension and its impact on poor innocent people. The story follows an unnamed narrator. बिल्कुल जो narrator का हमें, क्योंकि it's written from first person point of view, लेकिन कहीं पे भी नाम नहीं आता है. He has read a news about peacocks scattered by nuclear explosion. जो पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण के अंदर विस्फोट हुआ, उससे सारे जो उस समय के मोर होते हैं they scattered, वो इधर उधर डायरेक्शंस में फैल जाते हैं. And then narrator embarks on a physical and metaphysical journey. एक तरफ तो ट्रेवल करते ही हैं, इंडिया भी आते हैं नरेटर, लेट्स अज्यूम ही इज द ऑथर, और इसके साथ ही एक मेटाफिजिकल, एक मेटाफोरिकल जर्नी भी चलती है माइंड में. वो टाइम ट्रेवलर बन जाते हैं. ही गोज बैक एंड बैक अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू फाइंड दैट हाउ वायलेंस हैज ऑलवेज बीन अ परपेचुअल कर्स ऑन ह्यूमैनिटी. हमेशा का एक श्राप है भारतीय क्या विश्व के ऊपर, एंड हाउ पुअर एंड इनोसेंट सफर मोस्ट एट दीज इवेंट्स. थ्रू हिज ट्रैवल जयपुर, श्रावस्ती जो गौतम बुद्ध की स्थली है, दिल्ली, कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत वार फॉट किया गया था, ही एनकाउंटर्स पिकॉक्स, अलग अलग पिकॉक्स वो देखते हैं, डिफरेंट इराज एंड लैंडस्केप्स. मतलब नॉट ओनली द कंटेम्परेरी वन बट लाइक अ टाइम ट्रैवलर ही विजिट्स टू बुद्ध's टाइम, महाभारत टाइम एंड इवन एट द dawn ऑफ द क्रिएशन, मनु के टाइम, सबके रेफरेंसेस आते हैं. एंड अटेम्प्टिंग टू राइट हिज मोरनामा. दैट इज वाई मोरनामा मतलब पहले पिकॉक फिर बाद में कैसे कैसे चेंज होके ही वांट्स टू राइट दिस अ क्रॉनिकल डॉक्यूमेंटिंग दीज मेजेस्टिक बर्ड्स, किस तरह से इनका एवोल्यूशन हुआ. बट हिज जर्नी इज इम्पेडेड, उसके अंदर बाधा व्यवधान पड़ता है, इंटरप्टेड बाय द फिगर ऑफ मिथिकल फिगर ऑफ अश्वत्थामा, द कर्स्ड वॉरियर, जिनको शाप मिलता है महाभारत युद्ध के दौरान.
क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का यूज किया होता है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो दिस इज हाउ some real events and some imaginative, some metaphorical, symbolical events, they are mixed together to present the views of the narrator. दिस इज ऑल क्रॉनिकल ऑफ पिकॉक का आप ये एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, पिकॉक्स, द फिगर ऑफ अश्वत्थामा एंड द एटॉमिक एक्सप्लोजन। नाउ कमिंग टू द स्टोरी, जो नरेटर बिगनिंग होती है, जो नरेटर है ही इज डीपली डिस्टर्ब बाय द स्मॉल न्यूज, एक छोटा सा आइटम न्यूज़पेपर में देखते हैं विच टेल्स अबाउट द एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर टेस्ट के कारण, एंड दैट ये जो टेस्ट के कारण एक्सप्लोजन था, इट हैज फ्राइटन पिकॉक सो मच दैट दे फ्लू अप स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए उड़ते हैं, एंड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। सो एज अ रेस्पॉन्स, इसके रेस्पॉन्स के लिए नरेटर एक न्यूज़पेपर कॉलम लिखते हैं जिसके थ्रू वो अपनी सिंपैथी बताते हैं पिकॉक्स के लिए, और उनको ऐसा लगता है ही हैज़ डन हिज ड्यूटी, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, ही हैज़ रिटन एन आर्टिकल ऑन दिस, बट द न्यूज, द इम्पैक्ट जो उससे पिकॉक्स के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ वो उनकी मेमोरी से जाता नहीं है, इट कंटिन्यूज टू ट्रबल हिज माइंड। तो इसके लिए एक अल्यूजन का यूज करते हैं, रेफरेंस का यूज करते हैं, और नरेटर अपनी सिचुएशन को कंपेयर करता है जो इंडियन मिथ के अंदर फर्स्ट मैन माने जाते हैं मनु, उनसे कंपेयर करते हैं, द स्टोरी ऑफ मनु एंड द फिश। तो ऐसा उस स्टोरी के अंदर बताया जाता है कि मनु जी कॉट अ टाइनी फिश, एक छोटी सी मछली पकड़ते हैं, प्लेस्ड इन अ पॉट, छोटे से पॉट में रखते हैं, बट द फिश एवरी डे केप्ट ग्रोइंग बिगर एंड बिगर। तो उसको जो रखने के लिए पॉट है उसका साइज भी धीरे धीरे मनु को क्या करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है। देन पॉट से उनको लेक के अंदर, जब घर में कोई बड़ा बर्तन नहीं रहता है तब लेक से रिवर, रिवर से सी के अंदर उसको छोड़ना पड़ता है। इट वॉज सच अ मैजिकल मिथिकल फिश। तो जिस तरह से वो फिश जो होती है वो कंटिन्यू केप्ट ग्रोइंग, लगातार वो पूरी चीजों को वो क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, ठीक उसी तरह से वो एक छोटा सा न्यूज आइटम अबाउट द पिकॉक्स, वो उनकी मेमोरी, वो उनके माइंड, वो उनके थॉट्स के स्पेस को उनकी इमेजिनेशन में भरता चला जाता है, एंड फाइनली इट कम टू द पॉइंट जब उनके माइंड के अंदर इस पर्टिकुलर न्यूज या जो इफेक्ट हुआ है पिकॉक्स के ऊपर इस न्यूक्लियर टेस्ट का, उसके अलावा उनके माइंड में कुछ और नहीं रह जाता है। नाउ ही टेक्स अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, वो एक यादों की उसमें चले जाते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर न्यूज रिमाइंड हिम ऑफ हिज विजिट टू जयपुर। किस तरह से वो जयपुर जब गए थे, द ब्यूटिफुल पिंक सिटी, तब वो एक लवली गेस्ट हाउस में, ही वॉज वेरी वेल रिसीव्ड, बहुत उनको आतिथ्य सत्कार दिया गया था। जब वैन इन दी ओपनिंग इवनिंग ही ओपनड हिज विंडो ऑफ द रूम एंड ही सॉ पिकॉक्स एवरीवेयर, कोर्टयार्ड, आंगन के अंदर, फाउंटेन, पैरापेट, लेज के ऊपर, बालकनीज के अंदर, और फिजिकल उनका डिस्क्रिप्शन, ब्यूटीफुल ब्राइट ब्लू टेल्स, और एक डिग्निटी, एलिगेंस और ग्रेस के साथ पिकॉक का जैसे एक वॉक होता है वो उस तरह से मूव कर रहे थे। नरेटर को ऐसा लगा जैसे सराउंडेड बाय दिस ब्यूटीफुल क्रिएचर जो हर तरफ थे, ही वाज इन द क्रैडल, मान लो एक पालने में है, वेयर एवरीवेयर देयर इज ब्यूटी, लव एंड पीस। ही वाज वेरी एन्चेंटेड, वो चमत्कृत हो जाते हैं इस सुंदरता को देखकर। The next evening when he was leaving the city, he saw peacocks. जब वो अपने होटल से अपने डिपार्चर पॉइंट पर जा रहे होते हैं, जो राइड कर रहे होते हैं, वो देखते हैं एवरी ट्री, रॉक, हिल, सबके ऊपर यही पिकॉक्स होते हैं। उनके मूवमेंट के अंदर वही एक स्लो एलिगेंस होता है, देयर इज नो हरी, देयर इज ग्रेस एंड ब्यूटी। और जो पूरी एयर, आसपास का एटमॉस्फेयर है, इट इज फिल्ड विद द सॉन्ग ऑफ पिकॉक्स। ही फेल्ट दैट ये पिकॉक्स आर द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। न केवल उन्होंने कल उसका वेलकम किया था बल्कि आज उसको बिड हिम फेयरवेल भी करने के लिए आए हैं। ये था उनका फर्स्ट इंप्रेशन जब वो कुछ सालों पहले जयपुर आए थे। बट नाउ whenever narrator tries to imagine Jaipur after the atomic explosion, अब क्या सिचुएशन होगी, तो naturally he can't see the same relaxed, same elegant posture of the peacocks, वो नहीं दिखता है। उसकी बजाय उनको दिखता है कि इसके कारण
सारे जो पिकॉक्स हैं वो अब स्कैटर्ड हो चुके हैं एंड देयर इज ओनली डेजोलेशन। ही कैन नॉट सी पिकॉक्स, हियर देयर वॉइस, और वो वंडर करते हैं कहां पर वो डिसअपियर हो गए हैं, व्हाट इज द प्लेस ऑफ देयर रेस्क्यू, कहां वो भाग कर गए होंगे, किस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर दे आर हाइडिंग, दे हैव टोटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द सीन। और तभी उनको एक पोइटिक विजन आता है, वो एक कल्पना करते हैं दैट देयर इज अ लोनली पिकॉक ऑन अ डिस्टेंट हिल। जो पिकॉक है वो बिल्कुल क्षत विक्षत दिख रहा है, घायल दिख रहा है, एंड ब्रूज्ड, उसके ऊपर घाव है। और जब नरेटर आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ कंपैशन उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पिकॉक राइजेस इनटू द स्काई स्क्रीमिंग विद टेरर एंड डिसअपियर्स। मतलब वो ह्यूमन एजेंसी से इतना ज्यादा स्केयर्ड हो गया है, डर गया है, ही कैन नॉट ट्रस्ट ह्यूमंस एनीमोर। दिस साइट ऑफ लोनली पिकॉक, तो वो नैरेटर के माइंड में एक और इमेज ऐसे ही एक इनोसेंट बर्ड की लेकर आती है, फॉरलॉर्न डक, एक बिल्कुल अकेला बतख जो पूरी तरह से ऑयल के अंदर स्मियर्ड कवर है। जब यूएस और इराक के अंदर वार हुआ था उस समय में जो डक है वो डार्क ऑयल सोक्ड सी के ऊपर बैठा हुआ है, द वॉचिंग द वेव्स इन डिसबिलीफ। इसी सी के अंदर वो बड़ा ही एंजॉयमेंट और रिलैक्स के साथ अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहता था। बट नाउ देयर इज ऑयल ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। जो उसके विंग्स हैं वो भी पूरी तरह से उसके अंदर स्लाइम में कवर हो गए हैं। जो सी उसका सोर्स ऑफ एनर्जी था, उसका नेचुरल हैबिटेट था, वो पॉल्यूटेड पॉइजनड हो गया है। उसके विंग्स स्लाइम से इतने भर गए हैं ऑयल के दैट ही कैन नॉट फ्लाई, और उसकी वेन्स के अंदर वो पॉइजन आ गया है। This weary bird, because this bird has nothing to do with the war, the bird has no stakes in the war, लेकिन उसके consequences, उसके result इस bird को भी face करने पड़ रहे हैं। This is how the narrator reflects the sad truth about war। क्या कि जब भी कोई disaster strikes, the rich and powerful rarely pay for their sins, they just commit the error and they totally remain unaffected, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। The poor and weak take upon themselves the burden of suffering, सारा जो बोझ है इनको उठाना पड़ता है। This duck is symbolic of those prophets who according to religious text considered suffering as a sacred duty। बहुत सारे ऐसे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी धर्मों में माना जाता है कि एक प्रकार का ये जो सफरिंग है वो एक प्रकार की ड्यूटी है जो हर मनुष्य के, क्योंकि उसको याद दिलाती है दैट वी आर ऑल आर मॉर्टल्स एंड वी आर फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम इन दिस यूनिवर्स। तो शायद डक भी एक तरह का पीनेंस कर रहा है, ऐसा नैरेटर को लगता है। Now, narrator thinks that मैंने उस डक को देखा था बट आई फॉरगेट अबाउट इट, मैं उसके बारे में भूल गया था, बिकॉज इट वॉज अ पुअर सिंपल थिंग। इसके अंदर जो डक था वो कोई ब्यूटीफुल पिकॉक जैसा एलिगेंट भव्य नहीं था, इट वॉज अ पुअर। बट इसी के साथ नैरेटर सोचता है कि अगर डक की जगह रॉयल स्वान, राजहंस वहां पर होता तो निश्चित रूप से जैसे पिकॉक उसकी मेमोरी के अंदर ओवरहेल्म कर रहे हैं वो भी उसकी मेमोरी में रहता था। सो इतना अब नैरेटर के मॉडल हो जाते हैं थॉट कि अगर किंग ऑफ द यूनिवर्स सोचा जाए कि हु इज द किंग ऑफ यूनिवर्स, स्पेशली अमंग एविएटर्स, स्पेशली अमंग बर्ड्स, तो कौन होगा, रॉयल स्वान, राजहंस या ये पिकॉक। रॉयल स्वान एक समय था जब मानसरोवर लेक के अंदर तैरा करते थे एंड दे वर वाइट एंड प्रिंसेस वुड स्कैटर पर्ल्स इन पैलेस कोर्टयार्ड, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता था ये केवल मोती ही चुगते हैं, दे नेवर ईट एनीथिंग, ट्रिफल कोई भी चीज नहीं। बट मॉडर्न टाइम्स के अंदर ना तो राजहंस हैं और ना वो राजहंस को पसंद करने वाले लोग हैं। सो इट्स कंप्लीटली नाउ बायगॉन टेल, एक ऐसी बात हो गई है जिसका अभी कोई रेफरेंस नहीं है। देर आर नो रॉयल स्वान्स, अब ऐसे रॉयल स्वान्स भी नहीं है जो मानसरोवर लेक के अंदर स्विम कर रहे हो।
और नोबडी नो इवन नोज, अब तो कोई ये भी नहीं जानता है कि मानसरोवर लेक कहां पर है। वो लेक भी सूख गई है, रिवर्स पॉल्यूटेड हो गई हैं, एयर इज थिक विद डस्ट एंड स्मोक फ्रॉम बॉम्ब्स। ऐसे पॉइजन, ऐसे पॉल्यूटेड एनवायरमेंट के अंदर यू कैन नॉट इमेजिन दैट यू विल फाइंड रॉयल स्वान्स के आपको राजहंस तैरते हुए दिखाई देंगे। दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू नैरेटर जो रॉयल स्वान्स हैं दे हैव फ्लोन अवे, वो दूर कहीं चले गए हैं क्लीन एयर और प्योर वाटर की सर्च के अंदर, और बिकॉज इट कांट बी फाइंड एनीवेयर दे नाउ एग्जिस्ट ओनली इन फेबल्स एंड मिथ्स, वो केवल कथाओं के अंदर है। लेकिन इन सब के बीच में रॉयल स्वान इज हैज बिकम पार्ट ऑफ द मिथ। पिकॉक एकमात्र ऐसा बर्ड था जो एक कनेक्शन था पास्ट, जो प्योर था, ग्लोरीफाइड था और प्रेजेंट, लेकिन पिकॉक अभी तक था। जब मानसून के टाइम में कूल इवनिंग ब्रीज होती थी, पिकॉक का जो सॉन्ग था वो एटमॉस्फेयर को भर देता। ये वही सॉन्ग है जो पिकॉक फ्रॉम द डॉन ऑफ द क्रिएशन गाए जा रहा है। तो दैट इज व्हाई ही वाज अ कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द present. The narrator remembers that once उसकी जो टेरेस वॉल है वहां पर एक पिकॉक बैठा हुआ था एंड उसने कोशिश करी, when he was a child he tried to catch his tail like every children, he was curious to know about these feathers. But the peacock became nervous, seeing that a person is coming to catch him, he ran away. Now नरेटर्स ग्रैंडमदर स्कॉल्डेड हिम, और उनको ये डांट के हुए कहा पिकॉक शुड नेवर बी ट्रबल, यू शुड नेवर टच और यू शुड नेवर बॉदर अ पिकॉक बिकॉज पिकॉक इज द बर्ड ऑफ paradise according to Muslim mythology. Narrator was surprised and asked why the bird of paradise was on earth. अगर ये bird of paradise है, what it is doing on earth? ये धरती पर क्यों है? Then the grandmother told him the story. The peacock was being punished for a mistake. जो उसने अपने open hearted या अपने grace के कारण एक mistake करी थी। Actually, according to Muslim mythology, Satan had disguised himself as an old man and tried to enter पैराडाइज। जन्नत में शैतान जो है प्रवेश करने के लिए वो एक बूढ़े आदमी का रूप धरता है और कोशिश करता है, बट द गेट कीपर्स रिकॉग्नाइज सैटन, रिफ्यूज टू लेट हिम इन, उसको आने नहीं देते हैं। ए पिकॉक वाज सिटिंग ऑन द वॉल ऑफ पैराडाइज, उसको बड़ा उस पर दुख और दया आती है कि देखो बेचारा जो बूढ़ा आदमी है वो जा नहीं पा रहा है। फ्लू डाउन, ऑफर टू हेल्प हिम क्रॉस द वॉल, Satan jumped onto Peacock's back, उसकी पीठ पर बैठ जाता है, and Peacock carried him into the garden of Eden या जन्नत में उसको ले जाता है। When God discovered this, Satan तो penalize, उसको तो punishment मिलता ही है। He exiled Adam and Eve, आदम और हव्वा जो प्रथम मनुष्य और स्त्री, पुरुष और स्त्री थे, उनको तो एग्जाइल करता ही है, उनको तो निर्वासित करता ही है। He also ordered the peacock to leave, और उसको वो जन्नत छोड़नी पड़ती है। Now narrator even in his childhood felt sorry for peacock. क्यों? क्योंकि पहली बात तो पिकॉक डिड नॉट आउट ऑफ मलीस और सम इविल थॉट्स बट आउट ऑफ कंपैशन। दूसरी बात, द सेम पिकॉक हु वंस सैट ऑन द वॉल ऑफ पैराडाइज, जो कभी स्वर्ग या जन्नत के बाग में रहा करता था, नाउ सिट्स ऑन द वॉल ऑफ देयर टेरेस। और जब नैरेटर अपनी ग्रैंडमदर को ये बात बताता है, शी रिप्लाइड, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर एक्साइल्ड फ्रॉम आवर ओन कोर्टयार्ड। सो दिस इज अ डायरेक्ट हिंट एट द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन, ऑफ माइग्रेशन। किस तरह से जो लोग विस्थापित हो जाते हैं, अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं, दे हैव टू लिव अ काइंड ऑफ डेजोलेट लाइफ, उनको इस चीज का भुगतान करना पड़ता है। Narrator once again remembers another travel. Now this is through the city of Shravasti. जब narrator श्रावस्ती जाता है तो he saw a peacock sitting on a green hill. वो green hill के ऊपर बैठा हुआ होता है and totally lost in thoughts. And the peacock seemed to be waiting for someone, as if वो किसी का इंतजार कर रहा हो। और श्रावस्ती दोपहर बाद वो narrator पहुंचा होता है, and he remembers this is the holy place where Mahatma Buddha has spent his time. Monastery where Buddha used to stay during the monsoon is now in ruins, पूरी तरह से खंडर बन चुकी है। कुछ एक ईंटें वहां पर हैं।
पिकॉक ऑन द हिल वाज परहैप्स द लास्ट सर्वाइवर। शायद यही इस टाइप का ही पिकॉक उस समय भी इन्हीं जगहों पर भ्रमण करता हो जब बुद्ध यहाँ पर थे, और वही पिकॉक अभी भी है। बिकॉज दैट वन पिकॉक, ऐसा लगता है श्रावस्ती अभी भी वो उसके अंदर वही पीस और काम है जो बुद्ध के समय हुआ करती थी। Now the narrator did not stay long in श्रावस्ती, क्योंकि उसे दिल्ली वापस आना था। बट जब वो श्रावस्ती से दिल्ली आता है, he is very shocked and surprised to see that in comparison to श्रावस्ती, श्रावस्ती की तुलना में दिल्ली was a sad, empty, polluted city where everybody is lost, जहां पर किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। The reason is only a few days earlier, a group of migrants whose home had been looted had left the area. ये माइग्रेंट्स वो थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे या पाकिस्तान से आए थे, टेम्परेरी वो रह रहे थे वहां पर रिफ्यूजी कैंप के अंदर, और उनके घरों को लूट लिया गया था। ऑन द रेनी डे, और दिल्ली में अगर बारिश हो जाती तो साइलेंस एंड ग्लूम जो था और भी ज्यादा वो बहुत ज्यादा इंटेंस लगता। और निजामुद्दीन का जो टूम्ब है वहां पर, जो दरगाह है वो जिसके चारों तरफ टॉल ग्रास है, अनपेव्ड कोर्टयार्ड जो बिल्कुल अनपेव्ड है, जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, वो भी क्या लगता है, बहुत ग्लूमी लगता था। जब वो निजामुद्दीन औलिया के टूम्ब के पास से गुजर रहे होते हैं, ही हर्ड अ पिकॉक कॉल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड द टूम्ब। द नरेटर इज हैप्पीली सरप्राइज कि यहां पर तो एटलीस्ट मुझे वो कंपनी मिल रही है। बट व्हेन ही टर्न्ड अराउंड he could not see the peacock, उसको दिखाई नहीं देता है। he heard it call once more, एक बार फिर आवाज आती है। strange call, एक बड़ी ही eerie kind का साउंड होता है, that seemed to echo from thousands of years in the past। मानो ये आवाज आज के कंटेम्परेरी या प्रेजेंट की सिचुएशन या एटमॉस्फेयर से नहीं, बल्कि कोई सदियों पुराना कोई मोर उनको बुला रहा है। As the narrator's imagination traveled further back in time, और पीछे हो जाते हैं, he startled again, उसको shocked हो जाता है। There are continuous cries of peacock. He found himself in a city, orchards filled with many kind of fruits, as if it is a mythical city, कोई ऐसी मिथकीय शहर हो। Gardens echo with music of different birds of different colors, and two sounds were clearer than others। इन सब आवाजों के बीच में दो आवाजें सबसे अलग थी, एक विसल ऑफ कुकू, कोयल की जो गीत या बोली थी, और दूसरी कॉल ऑफ द पिकॉक। तो अचानक नैरेटर को रियलाइज होता है दैट ही हैज माइंड ट्रेवल, दिमाग के अंदर इमेजिनेशन में ट्रेवल बैक टू द सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ, द कैपिटल ऑफ पांडव फ्रॉम महाभारत। और उसको लगता है कि अब मैं फिजिकली, देन ही रियलाइजेज नो, इट इज जस्ट अ इमेजिनरी टाइम वॉक and he has traveled so far back into time, क्यों? To observe peacock from different places and time, because he intends, उसकी इच्छा है to write more नामा। लेकिन वो वापस से एक बार देखना चाहता है कि वो पिकॉक्स जो राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट से पहले थे, क्या वो वापस लौट कर आ गए हैं। When he arrives in Rajasthan, peacocks do return, वास्तव में वो लौट कर आ गए हैं लार्ज नंबर्स पे, but they are not the same birds, वो वही नहीं रह गए हैं। The experience have changed them and changed for worse, they have become terrified, and whenever the narrator tries to reach them, उनके पास जाने की कोशिश करता है, दे फ्लाई अवे स्क्रीमिंग। तब नैरेटर को एक और चीज रियलाइज होता है, दैट समवन इज वॉकिंग बिसाइड हिम, देयर इज अ शैडो जो उसके साथ साथ चल रही है। He looks to his left, और क्या देखता है, कौन है वो, एंड दैट पर्सन इज अश्वत्थामा, द ग्रेट क्रिमिनल फ्रॉम द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। नरेटर वंडर्स, उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो शापित फिगर है अश्वत्थामा का, वो क्यों उसके पीछे आ रहा है। अश्वत्थामा मस्ट हैव अटैच्ड हिमसेल्फ, जरूर उनके साथ तब लग गया होगा जब नरेटर कुरुक्षेत्र की तरफ आया था। इंद्रप्रस्थ से जब वो मेंटल अपनी जर्नी करते हुए वापस आ रहा था, तो निश्चित रूप से अश्वत्थामा उसके साथ हो गया होगा। Though Kurukshetra was empty when he visited, but Ashwatthama must have been hiding here,
क्योंकि बाकी सब लोग तो वॉरियर्स तो वहीं के वहीं खत्म हो गए थे, लेकिन अश्वत्थामा बिकॉज ही वाज कर्स्ड टू लिव फॉर 3000 ईयर्स विद हिज ब्लीडिंग वुंड्स, तो वो वहीं छुपा हुआ होगा। हाउ वार्म ट्रांसफॉर्म पीपल कंप्लीटली, वो अश्वत्थामा की स्टोरी के बारे में सोचते हैं। द सन ऑफ द्रोणाचार्य, ग्रेट टीचर जिसको सारे वॉरियर्स रेस्पेक्ट करते थे। अपने फादर जो द्रोणाचार्य थे उनसे बहुत सारी क्वालिटीज तो उसने इनहेरिट करी, लेकिन द्रोणाचार्य की विजडम अश्वत्थामा के पास नहीं थी। द्रोणाचार्य के पास लेथल मॉर्टल वीपन ब्रह्मास्त्र था, जो पूरी लाइफ को, इस पूरे ब्रह्मांड के जीवन को खत्म कर सकता था। He gave the secret of this weapon only to one disciple, that is अर्जुन। जब कुरुक्षेत्र का वार हुआ, the teacher and disciple fought on the opposite sides। जो इसके अर्जुन जो थे वो पांडवों की तरफ लड़े और द्रोणाचार्य जो थे वो कौरवों की तरफ से लड़े। बोथ हैड प्रॉमिस्ड, लेकिन लड़ते हुए भी दोनों में ये विजडम थी नेवर टू यूज ब्रह्मास्त्र। बट देखिए, एक फादर का जो मन था, बिल्कुल जब वो अपने डेथ बेड पर होते हैं, वो अपने अश्वत्थामा अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र का सीक्रेट तो बताते हैं, लेकिन आल्सो वांट दैट ही मस्ट नेवर यूज इट। फादर की डेथ के बाद देयर वाज नो वन टू कंट्रोल अश्वत्थामा। जब वार के फाइनल डेज आ रहे होते हैं, तब अपनी साइड को हारते हुए देखकर और अपने पिता की मृत्यु का रिवेंज लेने के लिए ब्रह्मास्त्र को यूज करते हैं। और एक्चुअली में नरेटर यहां पर कहते हैं कि जब लास्ट डेज ऑफ वॉर होते हैं, पीपल बिकम डेस्परेट एंड टेम्प्ट टू यूज वेपन दैट शुड ओनली बी थ्रेट्स। क्योंकि जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बिल्कुल लास्ट स्टेज के अंदर अमेरिका ने जापान की 2 सिटीज के ऊपर यूज करा न्यूक्लियर बॉम्ब्स को। सो इसका रीजन अकॉर्डिंग टू नरेटर, डेस्परेशन में जो ह्यूमन बींग्स है वो ये भूल जाते हैं कि इसके कितने डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इसी तरह से कुरुक्षेत्र के एंड वार के एंड टाइम में अश्वत्थामा फुलिशली इस वेपन को यूज करता है। जब लॉर्ड कृष्णा को इस बारे में पता चलता है, वो अर्जुन को बताता है कि ब्रह्मास्त्र जो है वो सारी चीजों को नष्ट कर देगा। अर्जुन केवल इसको रोक सकता है इफ अर्जुन आल्सो यूजेस ब्रह्मास्त्र। अर्जुन भी यही करता है, और जब दोनों वेपन से निकली हुई फायर जो इतनी इंटेंस होती है कि जो तीनों लोग होते हैं वो जल उठते हैं। हीट जो है उन जंगलों में भी पहुंच जाती है जहां ऋषि व्यास जो है वो अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। व्यास वाज टेरिफाइड एंड ही थॉट अबाउट द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस। वो अपनी ध्यान को तोड़ते हैं और कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं और अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच में खड़े हो जाते हैं और शाउट करके उनको बोलते हैं कि दे शुड कॉल बैक, वो अपने मंत्रों से उन अस्त्रों को वापस बुला लें। अर्जुन immediately touched Sage's feet and recalled his weapon. अर्जुन तो वापस से बुला लेते हैं, but अश्वत्थामा showed no regret. He said he had released the weapon, but he did not have power to take it back, which shows the lack of wisdom. He could only change its direction. वो केवल इसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं, would make it fall on their women, destroying their unborn children in their wombs. This way the Pandav would have no heirs and their family line would end. तो हमेशा के लिए वो स्त्रियां क्या हो जाएंगी? बांझ हो जाएंगी। Lord Krishna at this act become very angry and cursed Ashwatthama to wander alone in the forest for 3000 years. उसके वुंड्स कभी हील नहीं होंगे, ब्लड एंड पस हमेशा उसमें से बहता रहेगा और उसमें से इतनी गंध आएगी, पीपल एवरीवेयर वुड रन अवे फ्रॉम हिम इन डिस्गस्ट। नरेटर भी अश्वत्थामा से इस तरह से भागना चाहता है, लेकिन ये कर्स फिगर उसके जैसे आपकी परछाई आपसे जुड़ जाती है, जुड़ा रहता है। द नरेटर डेस्परेटली थिंक ऑफ प्लेसेस, कहां वो जा सकता है, वेयर ही माइट फाइंड शेल्टर। उसको लगता है कि मीराबाई की समाधि पास ही है। ही आल्सो थिंक्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन जो अजमेर में उनकी दरगाह है, वहां जाने की। दैट इफ ही कैन रीच द दरगाह, क्योंकि दरगाह जो है एक मुस्लिम पीर की है, ही कैन गेट रीड ऑफ दिस इविल स्पिरिट। क्योंकि कर्स जो बीइंग है, जो शापित व्यक्ति है, उसको होली प्लेस में एंटर करना अलाउ नहीं होगा। बट narrator does not know how to escape from अश्वत्थामा। जो भी रास्ता वो पकड़ना चाहते हैं, जहां पे भी जाते हैं, अश्वत्थामा follows him like a shadow, जिसको वो छोड़ नहीं सकते हैं। नरेटर इसके बाद वापस से कुरुक्षेत्र वार या महाभारत वार का
जो ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पिकॉक स्क्रीम्ड विद फियर, उस समय भी यही पिकॉक्स होते हैं। विमेन ऑफ द पांडव्स मॉर्न देयर लॉसेस, एवरी फैमिली हैड लॉस्ट चिल्ड्रन इन द वार। अर्जुन का हाउस, अर्जुन का घर भी डीप सौरव में होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पुत्र अभिमन्यु इस युद्ध में खोया होता है, जिनको कौरव ने मार दिया होता है। सुभद्रा को कम से कम ये उम्मीद थी कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो एक सन को जन्म देगी और वो पांडव फैमिली के वंश को आगे बढ़ाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की वजह से उत्तरा गिव बर्थ टू अ डेड चाइल्ड। लॉर्ड कृष्ण वॉज एबल टू ब्रिंग उत्तराज चाइल्ड बैक इनटू लाइफ, और उसका नाम परीक्षित रखा, और ये भविष्यवाणी करी कि वन डे ही वुड बिकम किंग ऑफ हस्तिनापुर। बहुत सालों बाद when Parikshit became king, he asked Vyas Rishi a very important question. He wanted to know why the wise elders on both sides of war, जैसे भीष्म हुए, द्रोण हुए, they did not understand that war destroy anything. क्या उनको नहीं पता था युद्ध का ये रिजल्ट आएगा? Why didn't they realize that everyone pays a heavy price in war? उनको ये समझ क्यों नहीं आई? Vyas could not give a proper answer. He only said that during war, even the best men lose their wisdom. This is the key point of the story कि war जो है आपकी बुद्धि को खत्म कर देता है. That whatever is destined must happen. The sage then went back to forest. Parikshit died when a snake bit him, but his question continued to live on. तो इस तरह से उसको ये लगता है कि आज से 2000 साल पहले का ये क्वेश्चन, आज से 5000 साल पहले का क्वेश्चन, आज से मनुष्यता के प्रारंभ से जो ये प्रश्न चला आ रहा है, वो परीक्षित का प्रश्न अभी भी उतना ही रेलेवेंट है कि व्हाई वी डोंट अंडरस्टैंड कि वार की प्राइस सभी को पे करना पड़ता है। अश्वत्थामा जो 3000 साल से इस तरह से भटक रहा है, इविल स्पिरिट बन गया है। नरेटर वाज सरप्राइज्ड दैट दिस कर्स्ड मैन पनिशमेंट वाज नॉट येट कंप्लीट। ही वाज सरप्राइज्ड दैट परीक्षित क्वेश्चन वाज स्टिल अलाइव एंड अर्जेंट। इससे पता चलता है कि 3000 साल बाद भी ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक अगली ट्रुथ कि वार की प्राइस सबको पे करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन आज भी इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार की तरह लटक रहा है। Narrator tried to escape from Ashwatthama. He changed his path and thought he had lost him. But after some time, Ashwatthama appeared beside him again. और उसको लगता है कि चलो ये तो इंडिया से रिलेटेड एक फिगर है, आई शुड गो बैक टू माई होम इन पाकिस्तान, शायद ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। सो द नरेटर डिसाइडेड टू रिटर्न टू हिज ओन कंट्री वेयर ही वुड बी सेफ, और वो अश्वत्थामा को डॉज करके क्रॉस द बॉर्डर कर लेता है, और एक बार उसको बहुत आराम मिलता है दैट ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम द इविल स्पिरिट। Back in his home country, the narrator thought about all the peacocks he had seen from different time and places, और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड है कि वो अब शांति से बैठकर अपना मोरनामा लिख सकेगा, और एक डिवाइन पिकॉक वो अपनी इमेजिनेशन में देखता है जो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अपने पंखों को फैलाए हुए कवर कर रखा है और डांस कर रहा है एज इफ इज वॉकिंग इन द शैडो ऑफ दिस मैग्निफिसेंट पिकॉक। ये जो पिकॉक है इसके पूरे फैलाए हुए पंखों के बीच में वो डांस कर रहे हैं। बट द नरेटर अप्रोच्ड हिज हाउस, he heard soft footsteps behind him. When he turned around, he was shocked and paralyzed with fear. क्यों? Ashwatthama had followed him across border into his own country. The evil spirit had found him even there. वो पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है। The narrator realized he could never escape from Ashwatthama, or in other words, humanity can never escape from the curse of war, from the curse of violence. इनसे हम कभी नहीं बच सकते हैं। In despair, the narrator cried out to his creator. अल्लाह के लिए चिल्लाता है when this evil spirit would complete his curse of 3000 years. He wondered he would be able to write मोरनामा। कब वो अपना मोरनामा लिख पाएगा? कब मनुष्य शांति, पीस, एलिगेंस इन चीजों के ऊपर मेडिटेट कर पाएगा? The story ends with cry of desperation, showing that shadow of war and violence, ये जो युद्ध की काली छाया है, विभीषिका है, it continues to haunt humanity. अभी तक हमारे पीछे है, preventing peace and beauty from flourishing, जिसके कारण आज भी हम इन चीजों से वंचित हैं। दोस्तों हम इजीली समझ सकते हैं जो सेंट्रल थीम है इस
स्टोरी की, वो ये बताती है किस तरह से वायलेंस और स्पेशली वार वायलेंस अक्रॉस जनरेशन ह्यूमैनिटी के साथ रही है। अश्वत्थामा से जो उसकी मुलाकात होती है, जो 3000 साल तक के लिए इस ब्रह्मांड पर चलने के लिए कर्स्ड है, और वो यूजिंग ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो उस समय के WMD थे, जो ब्रह्मास्त्र थे, इट पैरेलल्स द कंटेम्पररी न्यूक्लियर टेस्टिंग एंड वारफेयर। हुसैन सजेस्ट दैट अश्वत्थामा स्टिल लिव्स इन ईच ऑफ अस, हमारे अंदर वो जी रहा है और हम सब इस साइकिल ऑफ वायलेंस के लिए जिम्मेदार हैं। Suffering of innocent creatures, peacocks, ducks, swans, they are testimony, वो सबूत है किस तरह से मनुष्य और भोले जो लोगों के खिलाफ अपराध करता है। ऑयल सोक्ड डक फ्रॉम गल्फ वार, मर्करी पॉइजन लैंडस्केप, दे रिप्रेजेंट किस तरह से जो वारफेयर है वो पूरे इकोसिस्टम को पॉल्यूट करता है, पॉइजन करता है, और वॉइसलेस और इनोसेंट बियरिंग्स हैं वो इस युद्ध की कैलेमिटीज को, कॉन्फ्लिक्ट्स को सफर करते हैं। जो स्टोरी के अंदर पिकॉक्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं इनोसेंस, ब्यूटी, ग्रेस, एलिगेंस को, जिसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ह्यूमन वायलेंस के लिए। इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर पिकॉक ने सैटर्न की एंट्री को हेल्प करी थी और इसके कारण उसे एग्जाइल कर दिया गया था। दिस शोज दैट हाउ प्योर सफर फॉर अदर्स ट्रांसग्रेशन। द स्कैटर्ड पिकॉक्स ऑफ राजस्थान सिंबलाइज ऑल डिस्प्लेस्ड बीइंग्स, रिफ्यूजीज, माइग्रेंट्स एंड कम्युनिटीज torn apart by political conflicts. दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस, आई होप यू गेट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। आगे भी इसी तरह के वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू डियर फ्रेंड।